वोटिंग? क्यों वोटिंग? उठाकर कूड़े में फेंक दीजिए वक्फ बोर्ड को। अगर वक्फ बोर्ड बनेगा तो सनातन बोर्ड बनेगा। ये बस्तियां जो बस गई हैं आपके हर 1 किलोमीटर के दायरे में, ये पाकिस्तान बनाकर बैठे हैं और वहीं से पथराव की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ब्रह्मपुरी, चमनपुरी, लोहिया नगर है, मेहू वाला, कहाँ तक जाएंगे आप? रायपुर देखिए पूरी तरह से कैप्चर करने की तैयारी है। और देहरादून वासियों को समझ जाना चाहिए, देहरादून पूरी तरह से चपेट में है और यहाँ के लोगों की मानसिकता सेकुलरिज्म की ओर दौड़ रही है, जो उनके लिए घातक सिद्ध होगी। क्यों वो नहीं कर सकते क्या? नसबंदी का जो पहले कानून चलाया था, क्यों नसबंदी क्यों नहीं करते? आज हिंदू तो एक एक बच्चे पैदा करके बैठे हैं और ये लोग आज भी 10 से 15। कैसे यहाँ की डेमोग्राफी बदलाव हो रहे हैं? क्यों 45% भारत के इसके उत्तराखंड के अंदर बढ़ गया? जहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, पलायन की पीड़ा झेलने वाले पहाड़ आज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। इस समय हम घंटाघर में हैं और एक बहुत ही बड़े मुद्दे पर इस समय बात करेंगे। मुद्दा क्या है? मुद्दा जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी जताया है कि जिस तरह से उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चाहे उत्तराखंड का कोई भी ज़िला क्यों ना हो, हर ज़िले में ये मांग उठ रही है। गाँव-गाँव में भी अब ये मांग उठ रही है कि जहाँ पर उन्होंने बोर्ड लगा दिए हैं कि फेरी वालों का या रोहिंग्यास का या बाहर के किसी भी व्यक्ति का यहाँ आना मना है। उसी तरह से कुछ वारदातें हमने उत्तराखंड के देहरादून में भी देखी। इसी सिलसिले में हमारे साथ बात करेंगे बजरंग दल के अध्यक्ष विकास वर्मा जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बारे में गहरी चिंता जताई है कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, क्या कहेंगे आप? ये बड़ी हास्यास्पद स्थिति रखती है कि एक प्रदेश का नेतृत्व करने वाला वो व्यक्ति जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठा है, वह चिंता व्यक्त करता है। कैसे यहाँ की डेमोग्राफी बदलाव हो रहे हैं? क्यों 45% भारत के इसके उत्तराखंड के अंदर बढ़ गया? जहाँ से लोग पलायन कर रहे हैं, पलायन की पीड़ा झेलने वाले पहाड़ आज मुसलमानों से आबाद हो रहे हैं। कौन इन्हें बसा रहा है? इनकी बसावट के जिम्मेदार कौन है? प्रदेश मुख्यमंत्री तो है भाई। अगर वास्तव में एक मजबूत कार्य प्रणाली प्रदेश मुख्यमंत्री जी के द्वारा बनाई जाए तो क्या मजाले वो प्रवेश कर जाए। उत्तर प्रदेश से अपराधी भागकर उत्तराखंड में आ रहे हैं। आज उत्तराखंड की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। नैनीताल जो टूरिस्ट पैलेस था, वो सब कारोबार से लेके सारी जमीनें इन्हीं के कब्जों में है। उनको बसाने वाले हमारे ही लोग रहे हैं। इसमें एक मजबूत रणनीति की आवश्यकता। सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलेगा कि चिंता का विषय। चिंता तो पिछले जिस समय का कार्यकाल भाजपा का यहाँ हो गया तब से चिंता ही कर रहे हैं वो लोग। चिंता से हल तो नहीं निकलेगा ना। हल निकालने के लिए आपको कुछ योजनाएं क्रियान्वित करनी होंगी कि किस प्रकार से यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के भूमि नियम क्या है, किस नियम के आधार पर ये जमीनें खरीद रहे हैं, किस प्रकार से इनके आधार कार्ड एक ही दिन में बन जा रहे हैं, किस प्रकार से इनके राशन कार्ड 1 महीने में तैयार हो जा रहे हैं, कौन इनको नागरिकता दे रहे हैं। मसूरी की स्थिति आप देख लीजिएगा जाकर, वहाँ की प्लॉटिंग हो रही है तो सिर्फ इनको बसाया जा रहा है। तो पहाड़ों को बर्बाद करने का जिम्मा लेकर ये लोग यहाँ आए हैं। यहाँ पर आसानी से अपनी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। वैसे तो पूरे विश्व में त्राईमान मचाकर रखा हुआ है। ये पूरे विश्व के लिए खतरा बन चुकी है और पूरा विश्व इनके प्रति मुखर हो चुका है। और हिमाचल वाले तो मैं कह रहा हूँ जागे समय पर, और वो तब जागे जबकि वहाँ पर तो ये 2% भी नहीं है। और आज उत्तराखंड कब जागेगा? जब कटान के करीब होगा। अधिक होने के बाद ये क्या करते हैं? आपकी यात्राओं पर हमले करते हैं, आपकी बहन बेटियों को उठाते हैं, उनके साथ बलात्कार करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, छेड़ाछाड़ी करते हैं। हम गो रक्षक करने वाले हैं और ये गो भक्षण करने वाले हैं। हमारी गाय माता के साथ इनका क्या? इस प्रकार के विषय लगातार घटते हैं और समाज में सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने के लिए ये लोग आते हैं। अच्छा, जैसे अब उत्तराखंडी भी जाग रहे हैं, जैसे गाँव-गाँव में हमने देखा, रुद्रप्रयाग जिला हो, चमोली जिला हो, वहाँ पे भी गाँव वालों ने बोर्ड लगा दिए कि यहाँ पे फेरी वाले और रोहिंग्यास का आना मना है। देखिए, उत्तराखंड वाले जाग रहे हैं, किस प्रकार जाग रहे हैं मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि अब जागृति अंतिम चरण की है और ये देश अब रणभूमि बन चुका है। यहाँ पर एक ऐसा युद्ध जो हम सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। उसमें अगर कोई साझेदार नहीं होगा तो उसके परिणाम हमको ही भुगतने पड़ेंगे। आज आप बात कर रहे हैं लड़ने की, इस पलटन बाजार में सारी दुकानें हिंदू समाज की हैं। 2-2 लाख 2.5 लाख रुपए किराए पर कौन दे रहे हैं? वही लालची दुकानदार दे रहे हैं ना। मैं आपको अगली बार आएंगे तो मैं नाम गिनाऊंगा कौन सी दुकान है और कितना किराया वो लेते हैं और सरकार को वो कितना टैक्स दे रहे हैं। उसकी दुकान में 50,000 का पुराना सामान नहीं होता, वो 2.5 लाख रुपए किराया कैसे निकाल रहा है? ये चिंता का विषय है भाई। और इसकी चिंता कौन करेंगे? हम ही लोग तो करेंगे। बहुसंख्यक समाज आज डरा हुआ है, कमजोर है। एकजुटता की बात तो हम करते हैं लेकिन संघर्ष के नाम पर 4 ही लोग इकट्ठे हो पाते हैं। वो लोग से ऐलान करते हैं, एक अपराधी को, एक लड़की छेड़ने वाले के संघर्ष के लिए भी वो लोग पूरा समाज इकट्ठा हो जाता है। तो पूरे विश्व में खतरा बनकर मंडरा रहे हैं लोग और दीमक की तरह सारे संसाधनों को काट रहे हैं, सारे संसाधनों को चाट रहे हैं। आप देखिए, केंद्र के द्वारा तत्काल प्रभाव से जो जनसंख्या नियंत्रण कानून, आज तक उस पर चर्चा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई भाई? मैं तो कह रहा हूँ पुरानी सरकारें बहुत मजबूत थी।
संजय गांधी के समय पे, इंदिरा गांधी के समय पे जो चाहते थे वो कर देते, दृढ़ निश्चय वाली सरकार थी। आज तो सिर्फ कहने वाली सरकारें हैं, फर्जी सरकारें हैं। क्यों वो नहीं कर सकते क्या? नसबंदी का जो पहले कानून चलाया था, क्यों नसबंदी क्यों नहीं करते? आज हिंदू तो एक एक बच्चे पैदा करके बैठे हैं, और ये लोग आज भी 10 से 15 सारा सरकारी राशन ये लोग अपने घरों में ले आ रहे हैं। 45% बढ़ चुके हैं उत्तराखंड में। नैनीताल की स्थिति आप जाकर देखिए। हमारे गांव से हमारे लोग कारोबार रोजगार के रूप में प्लान कर रहे हैं, वहाँ गिनती के चंद परिवार हैं, वहाँ पर टूटे फूटे मकानों में जाकर रह रहे हैं, उनको अपने लिए निर्मित कर रहे हैं। वहाँ कर क्या रहे हैं भाई? ये इनका खर्चा कहाँ से चल रहा है? गांव में फेरिए करते हैं, हमारे पीतल के बर्तन, तांबे के मिलतर, कांसे के बर्तन सब उठा लाते हैं, और वहाँ पर हमारी मासूम बच्चियों का शोषण कर रहे हैं। चिंता का विषय है, और देहरादून वासियों को समझ जाना चाहिए, देहरादून पूरी तरह से चपेट में है, और यहाँ के लोगों की मानसिकता सेकुलरिज्म की ओर दौड़ रही है, जो उनके लिए घातक सिद्ध होगी। सबसे ज्यादा लालची इस पलटन बाजार के व्यवसायी। अच्छा, पलटन बाजार में भी पिछले हफ्ते हादसा हुआ था, उसके बारे में बताएंगे, उसके आगे क्या एक्शन लिया? घटनाक्रम देखिए, एक लखनऊ से पढ़ने वाली बच्ची जो डी में या देहरादून में पढ़ती थी, देहरादून यूनिवर्सिटी में, उसके साथ बहुत ही गंदी प्रकार से छेड़छाड़ की गई। 10-15 सेकंड का वो इंसिडेंस था, वो इतना घटिया था कि मैं वास्तव में मैंने उसको चित्रांकन करके दिखाया भी। इस प्रकार से घटनाक्रम होता है, और शहर की बड़ी से ऐलान होता है कि हाँ लोगों के लिए इकट्ठे हो जाओ, उनको टारगेट किया जा रहा है। तुम हमारी बहन बेटियों को छेड़ोगे, उनके 36 टुकड़े करोगे, उनका बलात्कार करोगे, उनका अपमानित करोगे, हमारे घरों पर नजर रखोगे, हमारे संपत्ति पर नजर रखोगे, उसके बाद भी हम मौन रहेंगे? उत्तर तो मिलेगा, उत्तर तो मिलेगा, और देना पड़ेगा। और उसको छेड़ने के बाद ये लोग इकट्ठे होते हैं शहर काजी के आह्वान पर, जहाँ मस्जिद में नियम बैठकें होती हैं, सारी अनैतिक बैठकें हो रही है, मदरसों में हो रही है। और मुख्यमंत्री जी कहते हैं चिंता का विषय, खाली कहने मात्र से कुछ नहीं होगा। रोज आप पेपर में एक आर्टिकल दे रहे हैं, प्रदेश मुख्यमंत्री रोज दे रहे हैं एक आर्टिकल। अरे भाई कुछ तो करो। हम कितनी शिकायतें एमडीडीए में मस्जिदों के लिए कर रहे हैं, एक भी मस्जिद पर कार्रवाई बता दो हुई हो तो। सारी अवैध बनी है। अभी शिमला बाईपास पे अवैध संपत्ति नाले के ऊपर एक मस्जिद बना दी गई, उसके लिए शिकायत करी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई एमडीडी की। और एक गरीब अपना मकान बना रहा हो ना, उसका एक छज्जा बाहर निकला हो, तो एमडीडी वाले उसके पूरे मकान को डेमोलिश करने आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकारें भी डरती हैं, और शासन प्रशासन संबंधित जितने विभाग हैं वो भी डरते हैं, क्योंकि ये लोग एकजुट होकर आतंकी का काम करते हैं, अधिकारियों को डराने का काम करते हैं। हर विषय पर एकजुट हो रहे हैं, और सरकारें कुछ नहीं मौन बैठकर तमाशा देख रही हैं। हर 10 दिन में एक बात होती है, चिंताजनक स्थिति है। इस स्थिति को चिंताजनक करने वाले कौन है? प्रदेश का संचालन करने वाले लोग अगर कमजोर होंगे तो आम नागरिक क्या करेगा भाई? आम नागरिक क्या करेगा? संचालन की कमान हमारे हाथ में, तो हम दिखाते हैं कैसे नहीं बदलेगा समाज। आप सजा के तौर पर एक अपराधी, एक बच्ची के साथ गंदी छेड़छाड़ करने वाला व्यक्ति न्यायिक उसमें पहुंचाया जाता है, और उसको 2 मिनट के अंदर बेल हो जाती है, बल्कि और पुलिस से सवाल जवाब होते हैं। पूरे शहर का माहौल खराब करने वाला कार्य किया, लेकिन न्यायपालिका में उसको सम्मान के साथ तुरंत छोड़ दिया जाता है। 20 मिनट उसको खड़ा नहीं किया जाता। और बात करते हैं बहन बेटियों की सुरक्षा की। मतलब सीएम कह रहे थे कि जैसे 6 महीने पहले 500 से ज़्यादा मज़ारें तोड़ी हैं अवैध, अब जो मज़ारे होंगे वो 1 अक्टूबर से फिर से तोड़ना शुरू हो जाएंगे। साहब आप मज़ारों की चिंता क्यों करते हो? अब तो ये बड़ी बड़ी मस्जिदें बनी हुई है, इनके तलाशी अभियान चलने चाहिए। जिस प्रकार के शस्त्र पिछली बार आप देखते ना, जिस प्रकार ये मस्जिदों से हथियारों के साथ निकलने का प्रयास कर रहे थे, लाठी डंडे सरियों से लैस थे, सबके अंदर बेसमेंट बना है। आप जाके देखें, तलाशी लीजिए, दिखाइए, दृढ़ निश्चय का परिचय दीजिए। उत्तराखंड को बचाना है तो लीजिए तलाशी। ये बस्तियां जो बस गई हैं आपके हर 1 किलोमीटर के दायरे में, ये पाकिस्तान बनाकर बैठे हैं, और वहीं से पथराव की घटनाओं को अंजाम देते हैं। ब्रह्मपुरी, चमनपुरी, लोहिया नगर है, मेहू वाला, कहाँ तक जाएंगे आप? रायपुर देखिए, पूरी तरह से कैप्चर करने की तैयारी है। हमारे जो स्थानीय धार्मिक स्थल है उनको दूषित करने में लगे हुए हैं। तो ये चिंता करने से नहीं, इस पर तुरंत क्रियान्वित करना होगा। उन्हें अपनी कुर्सी का मोह त्यागना होगा। उन्हें एक संत की भांति इस प्रदेश को अगर वास्तव में एक अच्छे उसमें लाना है, इसको एक धार्मिक स्वरूप को बनाकर रखना है, उसके लिए उनको बहुत मजबूत और सख्त निर्णय लेने पड़ेंगे। और इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि जिहाद का जो दंश है उससे बचेगा कोई नहीं, कोई नहीं बचेगा। क्योंकि इस्लाम में स्पष्ट लिखा हुआ है, जो इस्लाम की मान्यताओं को नहीं मानता, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता, वह काफिर है। और काफिर को दंड देना क्या है इनके यहाँ? उसका सर कलम कर दो, या उसको कन्वर्ट करके अपने धर्म में ले आओ। और भारत के अंदर नहीं, आप देखिए भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, रोहिंग्या, और ये सब लोग कन्वर्टेड हैं। इनकी पुरानी 5 पीढ़ी आप देखेंगे तो हिंदू ही निकलेगी। कोई रामलाल होगा, कोई हीरालाल होगा, कोई श्यामलाल होगा।
इनकी पांचों पीढ़ी हिंदी है। उसके बाद ये लोग अपने आप को कट्टर मुसलमान बनने का प्रयास करते हैं। जबकि दुबई आप चले जाइए, आबू धाबी में एक विशाल मंदिर बना दिया गया, वो मुसलमान है, वो लोग कट्टरता नहीं दिखा रहे, लेकिन जो लोग कन्वर्टेड है वो कट्टरता दिखा रहे हैं। अच्छा, पिछले हफ्ते वक्फ संशोधन जो एक्ट आया था उसके लिए QR कोड भी मस्जिदों के बाहर स्कैन कराए जा रहे थे कि इसके खिलाफ करो। क्या ये तमाशा नहीं है? केंद्र में सरकार हिंदू रक्षक बैठी है, क्या ये तमाशा नहीं है, मजाक नहीं है? आप किस प्रकार की बिल पे वोटिंग करा रहे हैं? क्यों वोटिंग, क्यों वोटिंग? उठाकर कूड़े में फेंक दीजिए वक्फ बोर्ड को। अगर वक्फ बोर्ड बनेगा तो सनातन बोर्ड बनेगा, अगर बनेगा तो बहुसंख्यक आबादी हिंदू समाज की है इस देश के अंदर, बहुसंख्यकों के लिए हिंदू बोर्ड बनना चाहिए, उनके मान बिंदु की सुरक्षा करने के लिए। हिंदू राष्ट्र क्या है वास्तव में? हिंदू राष्ट्र हिंदू बोर्ड है, जहाँ हमारे गौवंश की, हमारी बहन बेटियों की और हमारे मान बिंदुओं की रक्षा करने के लिए एक उसमें वास्तविक कानूनी प्रक्रिया हो, जिससे ये लोग बहक आए। बल्कि इनको संरक्षित करने, इनको सुरक्षित करने के लिए एक वक्फ बोर्ड आपके ऊपर थोप दिया गया, आप उसको अब तक ढो रहे हैं और अब विचार कर रहे हैं, अब विचार कर रहे हैं कि उसमें संशोधन हो। संशोधन का क्या मतलब है? उसको खत्म कर दीजिए किसी भी कीमत पर, और जो लोग उसका विरोध करें उनको सख्ती के साथ उनके विरोध को दमन करें।